तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपकी, ये बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और जो पेपर है आपका, वो पेपर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सा पेपर है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ये आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले मैंने और 6 क्लासें ले ली है, जिसे आपने यदि नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आज हम लोग यूनिट 2 का बी सेक्शन पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 का बी पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 का ए पार्ट तक पूरा पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 के बी में क्या पढ़ना है हमें? उसमें है आपका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। यूनिट 2 के बी में है आपका एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और उस पे आधारित शैक्षिक अभ्यास कैसे किया जाए, उस पे आधारित किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये चीज़ हम देखेंगे। और एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी के बीच में भेदभाव कैसे होता है इन दोनों को लेकर, ये चीज़ हम देखेंगे। यदि हिंदी में इसका अर्थ आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्षमता और विकलांगता डोमेन आधारित शैक्षिक अभ्यास कह लीजिए या शैक्षिक प्रथाएं और भेदभाव को हम देखेंगे। यानी मेन रूप से इस चैप्टर में हम देखेंगे क्षमता, यानी कि ऐसे लोग कौन हैं जिनके अंदर एबिलिटी है, ये चीज़ हम देखेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? विकलांगता। विकलांगता विकलांगता में ऐसे लोगों को हम देखेंगे जो डिसेबिलिटी हैं, यानी कि डिसेबल हैं किसी शरीर के एक अंग से। तो हम दोनों को देखेंगे और दोनों का जो डोमेन है, कार्य क्षेत्र है, वो भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों को लेकर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और यदि हमें क्षमता और विकलांगता दोनों प्रकार के बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है तो उसके लिए हमारे शैक्षिक प्रथाएं क्या होंगी, शैक्षिक अभ्यास क्या होंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए होंगे तो क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में यदि आप हैं तो लेसन प्लान की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो आपको आपके टीचिंग के समय काफ़ी हेल्प प्रदान करेंगी। ये आप जान लीजिए इतनी चीज़। इसके बाद यदि आप आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जुड़कर आपकी यदि कोई क्यूरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा विभिन्नता को देखेंगे। इसलिए विभिन्नता को देखेंगे कि विभिन्नता के अंदर ही आपका विकलांगता भी आता है, ये चीज़ है। तो विभिन्नता को देखते हुए हम डिटेल में विकलांगता को देखेंगे कि डिसेबिलिटी क्या होती है। फिर इसके बाद हम साथ में एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन दोनों को थोड़ा साथ में देखेंगे। और उसके बाद एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन पे आधारित जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेज हैं, जो शैक्षिक प्रयास हैं, शैक्षिक अभ्यास, शैक्षिक प्रथाएँ हैं कि किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, एबिलिटी और डिसेबिलिटी डोमेन को ध्यान में रखकर उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम विभिन्नता और विकलांगता को विस्तार से देखेंगे। विकलांगता के हर एक पक्ष को हम विस्तार से देखेंगे और इसके बाद वाली वीडियो में हम एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी डोमेन पे बात करेंगे और फिर हम शैक्षिक अभ्यास, यानी कि इस टॉपिक पे आपकी टोटल 3 वीडियोज़ आ सकती हैं। अगर 3 नहीं आएँगी तो 2 वीडियोज़ में भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, विभिन्नता का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानिए कि क्या है। विभिन्नता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, अनेकता जो भी कह लीजिए। ये विभिन्नता हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? क्लास में देखने को मिलती है। क्लास को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा। किसी भी कक्षा में जाएँगे तो आपको अलग-अलग प्रकार के बच्चे वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जब एक क्लास में अलग-अलग प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो शिक्षक के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। वो चुनौती क्या खड़ी हो जाती है कि सबको अच्छे से पढ़ा लेना। भई एक कक्षा है, कक्षा में अलग-अलग बच्चे हैं, क्या हैं? अलग-अलग प्रकार के बच्चे हैं। जब अलग-अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो सभी की अलग-अलग क्या होगी? रुचि अलग होगा, रुचि सभी की अलग होगी, अलग-अलग प्रकार से सीखना पसंद करेंगे, सभी की क्षमता भी अलग-अलग होगी, सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि से भी आए होंगे, कोई गरीब फैमिली से होगा, कोई धनी फैमिली से होगा। इस प्रकार की बहुत सारी विभिन्नताएँ देखने को मिलेंगी, तो सभी को उनके हिसाब से पढ़ा लेना शिक्षक के लिए क्या है? एक चुनौती जैसा टास्क है। तो जब हम एक ही कक्षा के अंदर अलग-अलग प्रकार के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है और इसलिए हम समावेशी को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, इनक्रेज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक क्लास में जब हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, तो हमें वहाँ ऐसे बालक भी देखने को मिलते हैं, जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? ओके होते हैं, यानी शारीरिक उनमें कोई भी कमी नहीं होती है। और उसी क्लास में हमें कुछ बच्चे ऐसे भी देखने को कभी-कभी मिल जाते हैं, जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? असक्षम होते हैं या कह लीजिए उनके शरीर का किसी कोई एक अंग पर्टिकुलर ठीक रूप से फंक्शन नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी एक विशेष कार्य को नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जैसे किसी बच्चे के हैंड में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो हाथ वाले कार्यों को ठीक से नहीं कर पाएगा। वहीं यदि कोई पैर से किसी बच्चे के पैर में कोई दिक्कत है, तो वो क्या होगा? चल नहीं पाएगा। तो हमें एक क्लास के अंदर ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो फिजिकल रूप से क्या हैं? ओके हैं और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो फिजिकल रूप से उनमें कोई न कोई कमी होती है, जैसे कि उनके हाथ सही नहीं होना, पैर सही नहीं होना, मांसपेशियों में दिक्कत होना। तो इस प्रकार के बच्चों को हम क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं। ये सामान्य अर्थ में हम समझते हैं कि भई ऐसे बच्चे विकलांग हैं। तो विभिन्नता की जब हम बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत विकलांग चाहे फिर अलग-अलग रुचि, अलग-अलग क्षमता के जितने भी बच्चे हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा विकलांगता को देखना शुरू करेंगे कि विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी डब्ल्यूएचओ के आधार पे यदि देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करें, इस वर्ड को समझने की कोशिश करें कि डिसेबिलिटी क्या है, तो डिसेबिलिटी डब्ल्यूएचओ के आधार अकॉर्डिंग क्या है? अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब क्या होता है? अम्ब्रेला का हिंदी में अर्थ क्या होता है? छाता। छाता को आप कब यूज करते हैं? जब आपको बारिश से बचना होता है। क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो आप बारिश से बचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? एक छाता ले लेते हैं और इसके नीचे आप खड़े होके चलते रहते हैं और आप पानी से नहीं भीगते हैं। तो छाता क्या होता है? आपको कवर कर लेता है, आप पे कोई आँच नहीं आने देता है। तो उसी प्रकार जो अम्ब्रेला टर्म है डिसेबिलिटी, अम्ब्रेला टर्म मतलब इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाएँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी जिसको क्या कर रहा है? वो कवर कर रहा है डिसेबिलिटी। तो देखिए डिसेबिलिटी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, इस चीज़ को जानने के लिए हम इसे अम्ब्रेला टर्म कह रहे हैं। ये अम्ब्रेला टर्म मतलब कि डिसेबिलिटी के अंदर क्या-क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए डिसेबिलिटी क्या करता है? कवरिंग इम्पेयरमेंट है, कवरिंग इम्पेयरमेंट है। मतलब कि कमी को पूरा करना। समझिए, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, तो उसके किसी न किसी शरीर में क्या है? कुछ कमी है, कुछ फ़ॉल्ट है और जिस भी अंग में उसके जिस शरीर के किसी अंग में जब फ़ॉल्ट है, तो वो उस अंग के द्वारा उस कार्य को नहीं कर पाएगा, जिस अंग में कमी है। जैसे उसके हाथ में यदि कुछ कमी है, तो हाथ से जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो उस कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि इस व्यक्ति के हाथ में प्रॉब्लम है और उसे इस डब्बे को उठाना है और ये डब्बा 5 किलो का है,
तो क्या व्यक्ति उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो डिसेबिलिटी जो है वो वही बोलता है कि एक एक प्रकार का इम्पेयरमेंट है, एक प्रकार का उसमें एक उसके किसी अंग में कोई जो उसके शरीर का कोई ऐसा अंग है जो ठीक तरीके से फंक्शंस नहीं करता है और इसी प्रकार वो एक पर्टिकुलर काम को नहीं कर सकता है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ इसकी एक और परिभाषा देता है, एक्टिविटी लिमिटेशन, कि भाई यदि किसी व्यक्ति के किसी शरीर के एक अंग में प्रॉब्लम है तो वो सभी प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकता है, वो सीमित हो जाता है कि वो इतने ही गतिविधियों को कर सकता है क्योंकि उसके शरीर के किसी एक अंग में क्या है, कमी है। तो ये चीज़ मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को नहीं कर पाएगा, यानी कि सीमित हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस, उसको कुछ चीज़ें करने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि अगर आप डिसेबिलिटी को देख रहे हैं तो किसी व्यक्ति के पैर में प्रॉब्लम है, वो ठीक से चल नहीं सकता, तो उसे डांस करने के लिए क्या किया जाएगा, रोका जाएगा कि आप डांस में पार्टिसिपेट मत कीजिए बिकॉज आप चल नहीं सकते, आपके पैर में प्रॉब्लम है। तो देखिए डिसेबिलिटी के अंदर व्यक्ति के जिस अंग में प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड टास्क को करने के लिए उस पे क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी उसे मना किए जाते हैं कि आप इस प्रकार के टास्क को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी मतलब ये भी होता है कि आपके बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन है, मतलब आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। हिंदी में यदि आप समझना चाहें तो शरीर के किसी एक अंग का असक्षम होना, वो अंग आपका हाथ हो सकता है, वो अंग आपका पैर हो सकता है, वो आपके कमर में मूंछ हो सकती है, किसी भी शरीर के अंग में यदि मूंछ है या कोई भी दिक्कत है तो आप डिसेबिलिटी के अंदर आएंगे। देखिए जब आपके शरीर का किसी एक अंग असक्षम होगा तो आप क्या होगा, उस अंग के द्वारा जो कार्य किए जाते होंगे उस कार्य को आप नहीं कर पाएंगे, यानी किसी भी कार्य को न कर पाने की अक्षमता। इसके बाद क्या है, एक लास्ट चीज कि देखिए डिसेबिलिटी का मतलब होता है जटिल परिस्थिति। जटिल परिस्थिति क्यों? क्योंकि डिसेबिलिटी यानी विकलांगता, विकलांगता यानी कि आप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे क्या है, आप अलग हैं, इनके शरीर का सभी बॉडी का जितना भी पार्ट है ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो कि ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो मतलब आप क्या हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों से अलग हैं। तो आपके पास एक जटिल परिस्थिति उत्पन्न है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ से तो क्या होगा, आप मान लीजिए कि इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेनी थिंग्स, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है बिकॉज आपके शरीर का कोई भी एक अंग पर्टिकुलर रूप से ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो इस प्रकार से आप डिसेबिलिटी के अनेक प्रकार के परिभाषा हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के आधार पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी क्या है, यूएनसीआरपीडी एक टर्म है जिसे आपको समझना पड़ेगा। यूएनसीआरपीडी क्या है आप समझ सकते हैं। देखिए ये विकलांगता के संबंध में इसके द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप समझ सकते हैं। यूएनसीआरपीडी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन है जो विकलांग लोगों के मौलिक मानवाधिकारों की बात करता है, वो उनको निर्धारित करता है। देखिए विकलांग लोगों का क्या अधिकार होना चाहिए, विकलांग लोगों के बेहतरी के लिए किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, उसके लिए कौन एक सम्मेलन है, यूएनसीआरपीडी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानवों के अधिकार के लिए एक सम्मेलन है जो कि स्पेशली विकलांग लोगों के मौलिक यानी कि जो जरूरी है मानवाधिकारों की बात करता है और उनके जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए उनको क्या करता है, वो निर्धारित भी करता है। तो ये कौन निर्धारित करता है, यूएनसीआरपीडी, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो यूएनसीआरपीडी है इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2006 में हुई, इसको अपनाया गया, पहली बार सभा हुई। और इसे लागू कब किया गया, इसके द्वारा जो अधिकार दिए गए विकलांगों को, ये लागू कब हुआ, 3 मई 2008 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियम के रूप में ये सर्वस्व विश्व में लागू हो गए। यूएनसीआरपीडी का यदि आप पूरा नाम जानना चाहेंगे तो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पीडब्ल्यूडी,
पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ है। यूएनसीआरपीडी के 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक आर्टिकल 3, यूएनसीआरपीडी के आर्टिकल 3 में बोला गया है प्रोवाइड डिग्निटी की बात की गई है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात की गई है, फुल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशंस की बात की गई है, इंक्लूजन की बात की गई है, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। हिंदी में यदि आप देखेंगे तो गरिमा प्रदान करता है, यानी हर वो विकलांग व्यक्ति को उसको जो करना है, उसके जो अधिकार हैं उसको वो देता है। व्यक्तिगत स्वायत्तता है कि वो जो करना चाहता है उसके लिए वैसा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। पूर्ण एवं सक्रिय भागीदारी है कि वो जो जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो जा सकता है, कहीं कोई रोक उस पे नहीं है। और समावेशन की भी बात की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को हम हर चीज़ में क्या करेंगे, समावेश करेंगे ताकि सभी का विकास हो सके। अंतर और पहुंच का सम्मान, उसमें जो अंतर है, जो विभिन्न मतलब कि कुछ व्यक्तियों से जो वो अलग है, उसके अंतर को क्या करेंगे, सम्मान हम देंगे और उसको फुलफिल करने के लिए जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वरूप की ज़रूरत होगी उसको हम लाएंगे। इस चीज़ की बात की गई है। एक आर्टिकल यूएनसीआरपीडी का और भी महत्वपूर्ण है जो आर्टिकल 5 है। ये क्या बोलता है, जो ये सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन, यह स्पष्टता से यानी पूरे क्लियरिटी से समानता और गैर भेदभाव के अधिकार को संबोधित करता है कि जितने भी पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको समानता मिलेगा और जो उनके साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव नहीं होगा, ऐसा अधिकार उन्हें प्रदान करता है। फिर इसके बाद हम अगला चीज़ इसमें क्या देखेंगे, अगला चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि आईसीएफ 2001, आईसीएफ आपका एक फ्रेम है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फ्रेम, जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के रिफरेंस में है। उनको लेकर इसने 2 मॉडल दिए हैं कि डिसेबिलिटी 2 प्रकार से समाज में उत्पन्न होता है, 2 प्रकार से डिसेबिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आईसीएफ का ये जो मॉडल है 2, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। विकलांगता के निर्माण में वातावरण की अहम भूमिका होती है। ये आईसीएफ बोलता है कि विकलांगता जो पैदा होती है इसमें जो अहम रोल होता है, मेजर रोल होता है, वो किसका होता है, इन्वायरमेंट का होता है। ये चीज़ हमें समझना है। तो इसके जो 2 मॉडल हैं वो 2 मॉडल इस प्रकार हैं। पहले मॉडल का नाम है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा विकलांगता का चिकित्सा मॉडल, यानी कि चिकित्सक के द्वारा व्यक्ति के असक्षमता का पता लगाना। इसमें हम किसी भी व्यक्ति को विकलांग तब ठहराते हैं जब आगे जो चिकित्सक है, जो मेडिकल फील्ड है, वो उसके असक्षमता का पता लगाएगा कि उसके बॉडी का कौन सा पार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। और जब पता लग जाएगा तो उसे सामान्य व्यक्ति से अलग मानना। विकलांगता एक जटिल परिस्थिति है जो उसे ईश्वर ने दी है, इसलिए हम उसके बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम पता लगाते हैं कि उसका बॉडी का कौन सा पार्ट ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है और उसको फुलफिल करने के लिए, उसके बेहतरी के लिए हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि उसकी जो कमी है उसको हम फुलफिल कर सकें, यानी कि वो अपने आप को अलग सा महसूस न कर पाए। उसके प्रति हमको दया का भाव भी रखना चाहिए। यह मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बोलता है कि उसके प्रति हमें दया का भाव भी रखना चाहिए। इसमें व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं बन सकता, इसकी बात इसमें की गई है। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में आगे तो उस पार्ट का पता लगाया जाता है जो पार्ट उसका ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और पता लगाने के बाद ये देखा जाता है कि वो उस पार्ट में कमी होने के कारण किस कार्य को नहीं कर सकता या वो क्या नहीं बन सकता। इन चीज़ों की बात किसमें की गई है, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में। आईसीएफ के द्वारा ही एक और मॉडल दिया गया है जिसका नाम है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, हिंदी में हम कहते हैं विकलांगता का सामाजिक मॉडल। तो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी को आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि आप सोशल कंस्ट्रक्ट को देखते हैं किसके रेफरेंस में, जेंडर के रेफरेंस में। जब जेंडर की बात होती है तो सोशल कंस्ट्रक्ट इसको बोला जाता है, क्योंकि सेक्स क्या है, सेक्स आपका बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें कि हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास वो
प्रजनन अंग हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है। यानी कि मेल और फीमेल के पास, दोनों के पास क्या है, ऑर्गन्स अलग अलग हैं और उसी के आधार पर हम बोलते हैं कि वो मेल है और वो फीमेल है। लेकिन जब जेंडर की बात होती है तो जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो समाज ने दिया है। तो इसी प्रकार जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है उसका जो कॉन्सेप्ट है समाज ने दिया है। इसमें ये बोला जाता है कि जो विकलांगता है वो समाज के कारण आती है, विकलांगता जो है वो वातावरण के कारण आती है। अगर वातावरण बेहतर हो तो विकलांगता नहीं आ सकती है। इसमें देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। विकलांगता इसमें विकलांगता को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि विकलांगता जो उत्पन्न हो रही है वो समाज में जो परिस्थिति है, समाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो समाज का स्वरूप है, उसके कारण विकलांगता उत्पन्न हो रही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति व्हील चेयर के द्वारा किसी मकान में प्रवेश करना चाहता है। एक व्यक्ति क्या है, व्हील चेयर पे है, एक व्यक्ति क्या है, व्हील चेयर पे है और व्हील चेयर के द्वारा वो एक मकान में इंटर करना चाहता है। एक मकान में क्या करना, मान लीजिए मकान है और ये व्यक्ति है इसमें इंटर करना चाहता है और वो कैसे है, व्हील चेयर पे है। तो व्हील चेयर में जब मकान पे एंट्री करना चाहता है तो जैसे ही मकान में वो घुसने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और उसको सीढ़ियों के द्वारा वो मकान में एंट्री कर सकता है, यानी ऊपर जा सकता है। तो जो व्हील चेयर पे व्यक्ति है वो सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगा, क्योंकि व्हील चेयर को एंटर करने के लिए वहाँ पे ढलान टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए जिसपे कि व्हील चेयर आ सके, क्योंकि वो सीढ़ी पे तो व्हील चेयर चढ़ नहीं पाएगा। तो वहाँ पर ढलान टाइप का न होने से क्या है, वो अपने आप को विकलांग महसूस करता है, क्योंकि अगर ढलान होता तो उसे किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे अपने व्हील चेयर को खिसका खिसका के मकान के अंदर चला जाता। लेकिन सीढ़ियाँ होने की वजह से वो अब क्या करेगा, किसी व्यक्ति से हेल्प लेगा, कोई व्यक्ति उसको पकड़ के मकान के अंदर ले जाएगा। तो ये मॉडल यही कहना चाह रहा है कि समाज में हम उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दे पा रहे हैं जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग व्यक्ति को चाहिए। ये चीज़ बोल रहा है। देखिए यहाँ पे समझिए, मतलब कि समाज का वातावरण या स्वरूप इस तरीके का है कि विकलांगता की परिस्थिति निर्माण हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर वहाँ पे ढलान टाइप का भी बना होता, सीढ़ियों के साथ साथ ढलान टाइप का भी होता, तो जो वहाँ पे डिसेबिलिटी वाला पर्सन है वो सीढ़ियों से ना होकर ढलान वाले रास्ते से चला जाता, तो उसको विकलांगता की फीलिंग नहीं आती। लेकिन वहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, ढलान नहीं है, तो उसको क्या है, ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, मैं यहाँ पे जाने में अयोग्य हूँ, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, तो अपने आप को विकलांग सा महसूस करता है। तो विकलांगता का जो एक मुख्य कारण मानता है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, वो इस चीज़ को मानता है कि हम जो इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ का वो बैरियरफुल इन्वायरमेंट है। देखिए, ये इन्वायरमेंट के कुछ यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि स्तरात्मक इन्वायरमेंट भी हो सकता है, भौतिकी स्थिति भी हो सकता है आपका, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। भौतिकी स्थिति यहाँ पे देखने को मिल गया कि जैसे जो व्हील चेयर पे व्यक्ति है वो मकान के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ढलान टाइप का है नहीं, तो जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वजह से वो विकलांग सा महसूस अपने आप को कर रहा है। अगर हम सामाजिक रूप से देखें या स्तरात्मक रूप से देखें, स्तरात्मक रूप का मतलब ये है कि स्तर के आधार पर उसे डिसेबिलिटी समझना। जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है, समझ लीजिए ऐसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है और कोई बहुत ही अच्छी पार्टी वगैरह चल रहा है किसी होटल में और वो वहाँ पे जाना चाहता है, तो विकलांग व्यक्ति को क्या है, वहाँ पे जाने से रोका जाएगा। तो ये स्तरात्मक बैरियर उससे मिल रहा है कि भाई वो उसे एटीट्यूड के लेवल पे देख रहे हैं कि विकलांग है तो ये पार्टी में आके क्या करेगा। सामाजिक रूप से आप देख सकते हैं, सामाजिक रूप से भी देख सकते हैं कि विकलांगों से जल्दी कोई बात नहीं करता और विकलांगों की भाषा को कोई समझ नहीं पाता है, वो कैसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के बैरियर को भी आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं सिंपल सा भाषा में सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का क्या फार्मूला है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से असक्षम है, उसके शरीर का कोई अंग है जो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और जब वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, जब वो इन्वायरमेंट में निकलता है और इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वो इन्वायरमेंट उसके हिसाब से फुलफिल नहीं हो पाता है जो
पर्सन विथ डिसेबिलिटी को, यानी एक विकलांग व्यक्ति के हिसाब से जो व्यवस्थाएं समाज में होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं उसे नहीं मिल पाती हैं जब वो समाज से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो समाज से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे बैरियर फुल इन्वायरमेंट वहाँ पे देखने को मिलता है, और इस बैरियर फुल इन्वायरमेंट देखने के कारण वो क्या है, अपने आप को विकलांग महसूस करता है। और यही कॉन्सेप्ट है सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो विकलांगता की धारणा है, जो विकलांगता का कॉन्सेप्शन है, ये कैसे मजबूत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम है, लेकिन यदि उसको अच्छी प्रकार की व्यवस्थाएं मिल जाएं, जो उसके अंदर कमियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। जैसे कोई चल नहीं सकता तो उसको व्हील चेयर मिल जाए, और जाने के लिए सीढ़ियाँ के साथ साथ ढलान की भी व्यवस्था की जाए। यदि किसी का हाथ सही नहीं है तो उसको एक स्ट्रिक्ट मिल जाए जिसके माध्यम से वो काम कर पाए। अगर जो भी मतलब जिसके में दिक्कत है तो उसको एक डिवाइस मिल जाए, मतलब उसको एक यंत्र मिल जाए जो उसकी सहायता करे। तो क्या होगा, वो अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा, वो लगेगा मैं भी सामान्य हूँ, मेरे लिए भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। तो विकलांगता की धारणा कैसे मजबूत होती है समझिए। सामाजिक स्वरूप में कमी से, कि भाई जो विकलांग है उसके हिसाब से बैसाखी नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, और कुछ भी उसे सहायता देने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपने आप को क्या करेगा, विकलांग सा महसूस करेगा। तो हमें क्या करना है कि उसकी धारणा विकलांगता के प्रति मजबूत ना हो जाए, इसके लिए हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। इसके बाद देखिए, जब कोई व्यक्ति जैसे विकलांग है, जैसे कि वही सीढ़ियाँ वहाँ पे थी, और वो ढलान के द्वारा मकान के अंदर प्रवेश कर सकता था। तो ढलान न होने से क्या हुआ, वो अपने आप को विकलांग सा महसूस करने लगा, उसके अंदर हीन भावना आने लगी। और जब हीन भावना किसी पर्सन के अंदर आती है तो उसका मानसिक असंतुलन भी उसके अंदर आ जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है तो फिर वो अपने आप को विकलांग समझने लगता है, वो सोचता है मैं कुछ कर नहीं सकता, और उसकी ये असक्षमता की जो धारणा है, विकलांगता की धारणा है, ये बहुत ही मजबूत होने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। विकलांगता को मुख्य धारा में मतलब कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके धारा में शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है, जिसमें 7 प्रकार की कमियों को विकलांगता के अंदर शामिल किया गया है। और अब विकलांगता को क्या बोला जाता है, दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांग का अर्थ होता है कि देव यानी भगवान के द्वारा उनको अलग बनाया गया है, जो सब में रचना है वो उससे अलग बनाया गया है, उसको इसलिए दिव्यांग बोला जाता है। यह एक और दूसरा नाम है, वो है खास ज़रूरत वाले व्यक्ति। खास ज़रूरत वाले व्यक्ति कहा जाता है, विकलांगता अब नहीं कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सरकार के द्वारा ही नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006 लाया गया है। इसके अंतर्गत भी जो ऐसे व्यक्ति हैं विकलांग, उनके लिए बात की गई है, उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। और जो 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसी को संशोधन करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में लाया गया, जिसमें कि टोटल 21 प्रकार के कमियों को बताया गया कि ये 21 प्रकार के कमी जिसके भी अंदर होंगी उसको क्या किया जाएगा, विकलांग माना जाएगा। तो ये मैं किसी दिन आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है इसमें कौन कौन सी कमियां आती हैं, तो उसके लिए आप टेंशन ना ही लीजिएगा। इसके बाद एक और टर्म है जो आपको समझना बेहद यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, और वो टर्म है आपका उपेक्षावाद, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं नेग्लेक्टिज्म। नेग्लेक्टिज्म यानी कि हम किसी भी व्यक्ति की यहाँ पे उपेक्षा कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहे हैं जो कि शारीरिक रूप से क्या है, असक्षम है। इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं। उपेक्षावाद का नियम ये है कि मतलब उपेक्षा कर देना, किसी की अवहेलना कर देना, किसी को नेग्लेक्ट कर देना, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, समाज है आपका, समाज है, और समाज के ऐसे लोग जो समाज के क्या हैं, अंतिम स्तर पे हैं, यानी कि समाज के अंदर वो नहीं है। समाज के जो अंदर हैं वो सामान्य व्यक्ति हैं, और उनको सभी प्रकार के रिसोर्सेस मिल रही हैं। आप यहाँ पे 2 प्रकार के डायग्राम देख सकते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ सोसाइटी हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं हैं और रिसोर्सेस यानी इनको किसी भी प्रकार की रिसोर्सेस नहीं मिल रही है। रिसोर्सेस के अंदर क्या आ जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, यातायात हो गया। समाज के किसी भी वर्ग का लाभ इनको नहीं लेने दिया जा रहा है और ये लाभ इनको सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक भेदभाव के स्तर के आधार पर इनसे भेदभाव किया जा रहा है, इनको सोसाइटी से आउट रखा जा रहा है। तो इस प्रकार के भेदभाव के चलते जब हम किसी व्यक्ति को सोसाइटी से आउट रखते हैं यानी समाज के अंदर नहीं आने देते हैं, तो उसे हम उपेक्षावाद कहते हैं। और इसका एक उदाहरण हमारा क्या होता है, डिसेबिलिटी। इस समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, असक्षम होते हैं और समाज उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। समाज मानता है कि हम उन्हें समाज के अंदर नहीं रख सकते, उनको क्या करता है, बॉर्डर लाइन पे रखता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपेक्षावाद। कि समाज ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहा है जिसके तहत ही क्या हुआ कि समावेशी शिक्षा को लाया गया कि जो विशिष्ट हैं, जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनकी शिक्षा भी कराई जाए, उनको भी सारे रिसोर्सेस उपलब्ध कराए जाएं। तो देखिए, समावेशन का कॉन्सेप्ट फिर तभी हमको मुख्य धारा में लाना पड़ता है कि इस संसार में जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर उनके साथ भेदभाव किया गया है, आर्थिक स्तर पर भेदभाव किया गया है, लैंगिक स्तर पर भेदभाव किया गया है या फिर उनके साथ ये शारीरिक रूप से भेदभाव किया गया है, तो उनकी शिक्षा हम साथ में करा पाएँ और जो उनकी खास ज़रूरतें हैं, उनके साथ उनकी शिक्षा करा पाएँ, एक ही कक्षा के अंतर्गत और एक ही शिक्षक के द्वारा। तो देखिए, समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सभी तरह के बच्चों को सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराना समान अवसर में, यानी कि जो जिसकी जितनी अकॉर्डिंग टू नीड है, जितनी जितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम सभी को शिक्षा के समान अवसर देंगे। चाहे फिर वो सामाजिक भेदभाव से प्रभावित बालक हों, आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालक हों, लैंगिक या फिर शारीरिक दृष्टि से कोई कमजोरी हो उनके अंदर, तो उनकी जो ज़रूरत है उनके हिसाब से उनको हम शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ये समावेशन का कॉन्सेप्ट कहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, शारीरिक किसी भी रूप से वो कमज़ोर हैं, तो उनकी जो खास ज़रूरत है उसके साथ हम उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। समावेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि समावेशन के अंतर्गत कोई भी दुर्बल या कोई भी जो किसी भी भेदभाव से प्रभावित बालक है, वो अपने आप को अलग महसूस न करे। यहाँ पे आने के बाद उसे ये ना लगे कि हम कहीं अलग जगह से आए हैं, उसे ये लगे कि मैं भी इन्हीं के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है और ये बच्चे जो कर सकते हैं मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल की गई हैं। तो इस प्रकार से आप क्षमता और विकलांगता को देख सकते हैं कि क्षमता और विकलांगता क्या होता है। क्षमता का मतलब ये है कि जो सक्षम हैं बॉडी के हर एक पार्ट से, और विकलांगता का अर्थ यही है कि उनके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, और जो पार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है उससे रिलेटेड टास्क को करने में उन्हें कठिनाई होगी, और उससे रिलेटेड टास्क को वो कर पाएँ इसके लिए जो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की उनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, वो हमें करना है। और उसी प्रकार के हमें एजुकेशनल प्रैक्टिसेज यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी उनके लिए करना होगा। तो आज के वीडियो में विकलांगता के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एबिलिटी और डिसेबिलिटी डोमेन को साथ में देखें और एजुकेशनल प्रैक्टिसेज की बात करें। तो हो सकता है इसके बाद एक वीडियो आए, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो 2 वीडियो में बाकी के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करा देंगे। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और आप बताइएगा कि क्या विकलांगता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आप, और इसकी नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही काम आएगा। और यदि आप भविष्य में सीटेट, केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।